बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल IS 8 हमारा चल रहा है। बताइए, 2 सवाल थे, कौन कौन से थे? सिक्स और 13। क्वेश्चन नंबर 6 में रिटेन अर्निंग की समझ नहीं आई। अच्छा, और व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 13? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा आपने? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ? स्टार ब्राइट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, परचेज अ फॉर्मूला ऑन जनवरी 1, 2005 एट अ कॉस्ट ऑफ 382 मिलियन। 382 मिलियन जो है उसका हमने एक फॉर्मूला खरीद लिया, इंटेंजिबल एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द फॉर्मूला वाज एस्टिमेटेड एट 10 ईयर्स। उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। SPL in also incurred a substantial amount on further development of the formula in subsequent years। फॉर्मूला को फर्दर डेवलप किया subsequent years में। Management determined that subsequent expenditure in each year was additional and independent of expenditure in other years। वो खर्चा अलग से एसेट है। पहली बात उसने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है और एडिशनल है, therefore should be amortized separately over 10 years। तो उसको जो है वो 10 years पे amortize होना चाहिए अलग-अलग। The amortization commences from the year when the development expenditure were incurred। और उस साल में शुरू कर देंगे जब एक्सपेंडिचर किया। However, it was discovered during the year 2010। अब 2010 में आके हमें पता चला क्या? That the further development expenditure incurred after acquisition had erroneously been written off to the profit and loss account, detail of which are as follows। हमने गलती क्या की? गलती हमने ये की कि खर्चा करते रहे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज करते रहे। राइट जी, चल इसकी एक वर्किंग बना लेते हैं छोटी सी। हाँ जी, एक तो हुआ 382 का खर्चा, 382 मिलियन का, जो कि हुआ किस साल में? 2005 में। जो कि 2005
2005 में हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक था, सही रिकॉर्ड कर दिया। मसला उसके बाद हुआ जब हमने फ्यूचर में एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करने के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस में डालते रहे, तो गलती हो गई, एरर हो गया। उस एरर को अब जो है वो रेक्टिफाई करना है, उस एरर को अब ठीक करना है। ले जनाब, 2005 में हमने खर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। $382 का, ये तो सही कैपिटलाइज हो गया। इस पे मोटिवेशन भी लग गई। 2005, 6, 7, 8, 9 और फिर 2010। टेन ईयर्स पे 38.2, 38.2, 38.2, 38.2, 38.2, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। राइट जी। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी जरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, तो इसलिए हमें सारी अमाउंट लिखनी पड़ेगी एसओएफपी का, और नोट भी बना दें। एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट मांगा हुआ है, तो हमें एसेट की रिवाइज फिगर कैलकुलेट करनी। अब ये अमाउंट्स हैं 2007, 8, 9 और 10 में। 2007, 2008, 2009 और 2010 अमाउंट्स बता दें कितनी कितनी है। 24, 54, 38, 24, 54, 38 और 43। ये हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला हुआ इसको प्रॉफिट एंड लॉस से वापस निकालना है, यानी इनकम डालना है। ये अमाउंट हर साल में जो है, जिस साल में 2007 में हमने एक्सपेंस डाल दिया, ये वापस इनकम डाल देंगे। 2008 में 54 एक्सपेंस डाला, इसको वापस इनकम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इनको कैपिटलाइज करना है 2009 में। लेकिन इनकी जगह पे हमें अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी होगी 2.4, 2.4, 2.4 और 2.4। ये अमोर्टाइजेशन ही चार्ज हुई, तो हर साल में ये अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी। फिर 2008 है तो ये 2008 से स्टार्ट हो जाएगा। 10 ईयर्स 5.4, 5.4, 5.4। उसके बाद जो है वो 38 है, तो ये 2009 में है 3.8 और 3.8, और उसके बाद 43 है, तो ये 2010 में है, तो यहाँ पे 4.3। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2007 में हमने क्या करना है, 24 इनकम में डालना है और 2.4 एक्सपेंस में डालना है। ठीक है, ये बात समझ आई कि 2007 में क्या एडजस्टमेंट करनी है। 2007 में जो है वो हमने करना है रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस 24 से, और अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज्ड, फॉर्मूला है ना, तो इंटेंजिबल है, अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज्ड 2.4। तो नेट क्या फर्क पड़ेगा, ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, 2007 की। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, हाँ जी, नेट इफेक्ट कितना आया बता दीजिए माइनस करके। $21.6।
21.6, ये इनकम बनेगी नेट। फिर अगर हम 2008 की बात करें, 2008 की बात करें तो 2008 में 54 का एक्सपेंस रिवर्स होना है, ये वाला, इसको रिवर्स होना है। और अमोर्टाइजेशन हमने लगानी, ये दोनों का टोटल कर दें, कितनी बनती है 7.8, 7.8। ये एक्सपेंस लगाना है, माइनस करें तो क्या आ जाता है, हाँ जी, नेट ऑफ कर दें, 54 में से 7.8 माइनस कर दें, 46.2। राइट। उसके बाद 2009 पे चलते हैं। 2009 में क्या करना है, 38 का एक्सपेंस चार्ज करना है और इन रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस करनी है, और ये डेप्रिसिएशन का अमोर्टाइजेशन का टोटल कर दें, 2010 का भी कर दें जो बिलो से फिगर्स लिखी हुई हैं, 11.6 और ये 15.9। ये अमोर्टाइजेशन लगानी है, इसमें से माइनस कर दें। फिर इसी तरह 2010 का बता दें, उसमें जो है 43 का एक्सपेंस रिवर्स करना है, ये वाला, और ये अमोर्टाइजेशन लगानी है 15.9। ठीक है, हम क्या करते रहे, हम जो है वो एक्सपेंस चार्ज करते रहे 26.4 और 27.1। हम जो है वो एक्सपेंस चार्ज करते रहे, वो एक्सपेंस नहीं होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि हम जो है वो प्रॉफिट लॉस में वापस रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस करेंगे तो वो इनकम बन जाएगी, और जब हम उसे कैपिटलाइज करेंगे तो उस पर फिर अमोर्टाइजेशन आनी, वो मैंने कैलकुलेट कर दी, वो अमोर्टाइजेशन प्रॉफिट लॉस में डालनी है। ये चारों सालों का इम्पैक्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। हाँ जी, चेक कर लीजिए, यहां तक ठीक हो गई बात। ले जी, अब हम आगे चलते हैं। एसेट में क्या चेंज आएगा 2009 के एसेट्स में, 2009 के एसेट्स में क्या चेंज आना है 2009 के एसेट्स में। बल्कि सवाल पे जरा वापस आते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कहा नोट बनाएं इनटेंजिबल एसेट्स पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं और इनटेंजिबल एसेट्स का नोट बना दें। इसका मतलब है इनटेंजिबल का एसेट्स का पूरा स्केड्यूल बनेगा, फिक्स एसेट स्केड्यूल जिसे कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का होता है, सेम उसी पैटर्न पे एसेट्स का भी बन जाएगा। तो अगर 2009 का बिगिनिंग लेना है तो ये दोनों उसमें प्लस हो जाएंगे, ये दोनों उसमें प्लस हो जाएंगे। वो कितना दिया हुआ है ऑलरेडी हमें, हाँ जी, कितना दिया हुआ है 382 दिया हुआ है पहले से। तो ये दोनों उसमें ऐड करके कितनी अमाउंट आ जाएगी, 24 प्लस 54, 460। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1/1/2009 का, 1109 का ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्या आएगी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्या आएगी, इन सब को जमा करके, ठीक है,
इन सबको जमा करके, इनका टोटल पहले ही किया हुआ है ये, ठीक है। तो इन सबको जमा कर लें और इन सबका टोटल करके मुझे बता दें कितना आता है, ठीक है। एक 2009 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लिखनी है, तो जाहिर है जो 2008 तक की अमोर्टाइजेशन बनती है अब फाइनल हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो कितनी है, वो अमाउंट यहां पे हम लिखेंगे, बता दीजिए। हाँ जी, 163 इसका टोटल बताया कि 163 इसका टोटल बन रहा है, राइट। अब जरा सोल्यूशन पे चलते हैं और सोल्यूशन में जाके देखते हैं कि वहां पे क्या किया हुआ है, कुछ ऐसा ही किया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया, ले जनाब बिल्कुल ठीक हो गया, 460 और 163 आ गया, राइट। एडिशन हुई इस साल में कितनी, 38 की, ये 2009 में, और फिर ये 2010 में 38 और 43। तो आप देखें ये 38 की एडिशन और ये 43 की एडिशन आ गई दोनों सालों में। फिर हमने अमोर्टाइजेशन लगानी है 2009 की और 2010 की, वो कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने कर रखी है, तो वो अमोर्टाइजेशन भी लिख लेते हैं। हाँ जी, एक फिगर ये और जो नीचे फिगर्स हैं उनका टोटल हमने किया हुआ है, ये 11.6, इनको ऐड कर दें, 11.6 और 38.2, टोटल अमोर्टाइजेशन क्या बनती है, 0.8, 9, 49.8, 49.8, 49.8 ही है, वो राउंड करके उसको 50 कर दिया, 49.8। और इसी तरह जो है वो आप वो 38.2 ऊपर लिखा हुआ है, 15.9 ये है, इनका टोटल करके देख लें कितना बनता है, 7, 4 और 5, 54.7। तो यहां पे लिख देंगे 54.7। लो जनाब, ये स्केड्यूल तो पूरा हो गया। और ये हमारे पास अमाउंट्स आ गई, क्लोजिंग बुक वैल्यू ये ऊपर हमने लिख दिया। यहां तक और फरमाएं, देखें, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग की बात भी कर लेते हैं। हाँ जी, कोई सवाल है यहां तक तो बताएं, फिर से आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर रिटेन अर्निंग।
हाँ जी, अब रिटेन अर्निंग की बात करते हैं कि रिटेन अर्निंग में क्या चेंज आएगा। हाँ जी, यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं ना आपका। रिटेन अर्निंग 2009 की, ये नेट चेंज है 2009 तक। इसका टोटल कर लें, तीनों सालों की प्रॉफिट का, इनकम बढ़ रही है तो इसे हम जो रिटेन अर्निंग में प्लस कर देंगे, बता दें कितना टोटल बनता है। हाँ जी, इन तीनों का टोटल कितना बनता है अप टू 2009। हाँ जी, ये इनकम है तो इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी 94.2। और अगर हम इंक्रीज इन प्रॉफिट पूरा लें 2000 तक, 2010 तक, तो वो कितना बनता है, इन चारों को ऐड कर दें। हाँ जी, कितना बनता है 121.3। लो जनाब, दोनों फिगर्स आ गई। रिटेन अर्निंग हमें गिवन है किस साल की, 2009 की, और 2010 की भी गिवन है। तो 2009 की जो है उसमें प्लस कर देंगे 94.2 और जो 2010 की है उसमें 120.3। टोटल जो इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे, टैक्स है नहीं इस सवाल में तो नेट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें गिवन है 1785 गिवन है, और 2010 का कितना गिवन है 1950। लो जी, इसमें प्रॉफिट प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा 0.2, 4 + 5 9, 7 8 1879.5.2। और इस साल का भी टोटल कर दें 0.31702 2071.3। ये रिवाइज्ड रिटेन अर्निंग्स आ गई। ले जनाब, चेक कीजिए और बताइए। सवाल खत्म हो गया। बैलेंस शीट में दो ही चीजें आएंगी, एक रिटेन अर्निंग आ जाएंगी, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट का नोट बन गया और रिटेन अर्निंग की हमने कैलकुलेशन कर ली, रिवाइज अमाउंट निकाल ली। कोई सवाल? अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पे तो यही है 207। 1 पॉइंट हमारा आ रहा है कितना, वो पॉइंट नहीं डाले हुए, खैर है 0.3।
और 1879.2 आ रहा है, तो ये 1879 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। वर्किंग भी इसकी अगले पेज पे की हुई है। चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू गेट इट एक्सप्लेन्ड? हाँ जी, अकाउंटिंग का नॉलेज सारा IAS 8 में टेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, IAS 8 पे अक्सर सवाल आ जाता है। ठीक है, टैक्सेस का टेस्ट कल है, डिसाइड किया था हमने। तो बस ठीक है, मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ जरा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ओके, फिर लो जी, क्वेश्चन 13 था ना अगला सवाल। हाँ जी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मांगी। इसमें उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, करेक्शन ऑफ एरर का नोट भी बनाए, और 2 बातें यहाँ पे कर दी उसने। हाँ जी, सबसे पहली गलती क्या हुई कि डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, हैज नॉट बिन रिकग्नाइज्ड। प्लांट एक्वायर किया 1 जुलाई 2014 को, और डीकमीशनिंग कॉस्ट है 50 मिलियन, और साथ जो है उसका रेट भी दिया हुआ है 8%। 2014 की बात कर रहा है, और ईयर एंड है 30 जून। इसका मतलब है 2014, तो ईयर एंड जो है वो पहला क्या होगा, 2015 होगा, फिर 2016 होगा, फिर 2017 होगा। तो एक अमाउंट जो है वो पिछले साल से भी रिलेट कर रही है। ये क्या लगाया है अभी? अल्लाह रहम करे। फिर हाँ जी, ले जनाब। एक मिनट जी बस। अच्छा जी, तो 30 से 2015 पहला साल है, तो 30 से 15 में भी चेंज आएगा, 30 से 16 में भी, और 30 से 17 में भी आएगा। करना क्या है, डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसे जो है प्लस करना है किसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। एक काम ये करना है, कर लेते हैं साथ ही, अमाउंट बताएं। 50 को 8% पे डिस्काउंट कर दें, और कितने साल लाइफ है एसेट की? एसेट की लाइफ है 4 साल, ठीक है जी, 4 ईयर्स। तो इसको 4 का फैक्टर लगा देंगे, 50 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड कर दें, या 0.8 -4 ले लें, तो ये आ गया 36.75। ये 36.75 ऐड हो गया एसेट में, ये प्लस करना है। तो अगर हमने उधर प्लस किया है तो वो फिर आपको पता है हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, एसेट का कैरी डाउन दिया हुआ है, तो उसमें ये हमें प्लस करने पड़ेंगे हर साल में, क्योंकि एक साल में प्लस किया तो बाकियों में ऑटोमेटिक नहीं होंगे, वो हमें खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि कैरी डाउन बैलेंस है। ये बात पहले हो चुकी। अब इस पे जो है वो डेप्रिसिएशन भी लगानी है। प्लांट की बात हुई है ना, प्लांट, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगानी है इस अमाउंट पे, 36.75 डिवाइडेड बाय 4, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको कर लेते हैं, एसेट की बात कर रहे हैं तो 9.18, इसको 9.19 कर लें। एक्यूमुलेटेड बताएं, एसेट में तो एक्यूमुलेटेड जाएगी ना, पिछले साल की भी और इस साल की भी दोनों आनी है, तो अगला साल, हाँ जी, 9 दूनी 18, 18.38, और फिर 27.57। लो जी, तो ये रिवाइज अमाउंट ऑफ एसेट आ जाएगी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। वो पिछले साल की तो हमें चाहिए ही नहीं, वो वैसे ही मैंने साथ लिख दिया, हमें तो सिर्फ इन 2 सालों की चाहिए, 612 और 700,
612 और 700 लें जी, इनको माइनस कर दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी इसका टोटल करने से पहले एक काम छोटा सा और करते हैं, अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एसेट में एक और भी चेंज है। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पैटर्न चेंज हो गया, ये था एरर ऊपर वाला। अब वो बात कर रहे हैं पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हुआ तो ये क्या है? ये एस्टीमेट है। एस्टीमेट जो है वो करंट ईयर में आएगा, बस उसका पिछले साल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन पे करना है। इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन, हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर 5 इयर्स, 5 साल उसकी लाइफ थी, एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 16 मिलियन, 16 मिलियन उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, 80 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट थी और लाइफ थी 5 साल। और आगे वो कह रहा है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 27.5% इज इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने करेक्शन करनी है, इसकी भी करंट ईयर में चेंज करना है, उसने पुराने के मुताबिक लगा दिया। तो हम पहले देख लेते हैं उसने किया क्या और फिर देखते हैं कि हमने करना क्या है। ऑलरेडी recorded depreciation already recorded। हाँ जी, कैलकुलेट कर दें, रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज कर रहे हैं 80 मिलियन, तो जाहिर है 2016 में 80 इंटू 27.5% किया होगा, ऐसे ही होगा ना? कितना किया हुआ है 2016 में, कितना रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी जरा बता दें। वो तो सही किया हुआ है, हमने तो सिर्फ 2017 में चेंज करना है। 2016 में कितना स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 जुलाई 2015, हाँ, तो 30 से 16 पहला साल। हाँ जी, पिछले साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई 30 से 16 में? 22 की, 22। और फिर 2017 में कितनी चार्ज की? 80 माइनस 22 इंटू 27.5%, 15.95, ये ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी कर दिया हुआ है। हमने मेथड चेंज करना है, स्ट्रेट लाइन पे अब लेके जाना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे लेके जाते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, एटी माइनस 22 कितना बना? रिमेनिंग बुक वैल्यू, ये फॉर्मूला होगा ना, रिमेनिंग बुक वैल्यू माइनस रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू, अगर रिवाइज ना हो तो वही ले लेते हैं, ओवर रिमेनिंग लाइफ। तो 80 माइनस बाई 22 कितना बना? 60, 58, हाँ जी 57.65। पहले आपने 22 लिखवाया है, अब 58 पॉइंट कुछ कह रहे हैं, चलें 58 माइनस, और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू है 16 मिलियन माइनस 16 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, कितने से डिवाइड कर दूं बता दें? हाँ जी, कितने से डिवाइड कर दूं? 4 से, क्योंकि लाइफ थी ओरिजिनली 5 साल, और अब लाइफ में चेंज कोई नहीं बताया, सिर्फ मेथड चेंज है, 1 साल गुजर चुका तो 4 साल रह गए, तो कितना बनता है ये? आंसर 10.5, इतनी डेप्रिसिएशन बनती है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड 0.45 और 10, 15, 5 आ जाएगा 5.45।
तो 5.45 की डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। तो जब हम रिवर्स करेंगे डेप्रिसिएशन, अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, पहले एसेट का काम पूरा कर लें। तो ये इक्विपमेंट की बात हो रही थी, तो 5.45 इसमें प्लस कर देंगे। अब आप मुझे रिवाइज अमाउंट्स बता दें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवाइज कैरी डाउन बैलेंस कितना बनता है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या आती है, 2016 की भी बता दें, 2017 की भी बता दें, तो नॉन करंट एसेट का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम फिर देखते हैं कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट आता है। हाँ जी, 630.37 और फिर 714.63। लो जनाब, ये रिवाइज फिगर्स आ गई, यहां तक देख लीजिए, ये बात सही हो गई। ये हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट कर दिया। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर्स आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है अभी, वो भी देखते हैं। ले जनाब, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट में क्या क्या चेंज आएगा। प्रॉफिट में क्या क्या अमाउंट जो है वो आएगी। सबसे पहली बात, 2016 और 2017 और 2015 इसलिए करना है कि वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में हमने ठीक करना है। ठीक है, 2015 की वर्किंग बना रहे हैं कि वो हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग में सही करना है। इस वजह से डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 9.19, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज करेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है एक डेप्रिसिएशन हमने करंट ईयर में रिवर्स की, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 5.45। ये डेप्रिसिएशन जो है ये हमने रिवर्स कर दी। 5.45 एक्सपेंस है तो इसको इनकम डाल दिया नेगेटिव। इसके अलावा क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी डालेंगे। ये 9.19 इधर भी है एक्सपेंस। हाँ जी, बता दें 36 आपने अमाउंट बताई थी ऊपर जो लिखवाई थी, उस पे हर साल 8% लगाते जाएंगे, उसको एक्यूमुलेट करके फिर 8% लगाते जाएंगे। वो था 36.75। तो 36.75 पे 8% लगा दें, वो पिछले साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। हाँ जी, बता दें कितनी अमाउंट आती है। 2.94, ये 2.94 आ गया, ये भी एक्सपेंस है। फिर 3.18 ये भी एक्सपेंस है, और फिर 3.43 ये भी एक्सपेंस है।
हाँ जी, ये क्लियर बात। लो जनाब, इसको नेट ऑफ कर लें, कितना बनता है, इनको जमा कर लें, इनको भी कर लें। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2016 का 2017 का बताइए। 2017 का 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट वाला IAS 37 वाला पॉइंट कि आप जो है डीकमीशनिंग कॉस्ट पे 8% अप्लाई करते जाएं और उसे इंटरेस्ट चार्ज करते जाएं। इंटरेस्ट डेबिट होता जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट होती, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट होती जाएगी। जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, हाँ जी, IAS 37 में ये पॉइंट हमने पढ़ा, बल्कि IAS 37 में तो हमने चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट या चेंज इन डिस्काउंट रेट भी पढ़ा, काफी टाइम लगाया उसमें हमने। हाँ जी, दिशान साहब पढ़ा IAS 37। तो डीकमीशनिंग कॉस्ट जो होती है उस पर प्रोविजन करके, तो उस पर फिर हर साल वो इंटरेस्ट रेट लगा के उस प्रोविजन को बढ़ाते जाते हैं और एक्सपेंस चार्ज करते जाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने IAS 37 में, ये वो पॉइंट है। हाँ जी, प्रॉफिट बता दें गिवन है कि नहीं गिवन है। हाँ जी, ये प्रॉफिट गिवन है हमें 65 और 85, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये प्रॉफिट लिख लेते हैं। 85 जो है 2016 का है और 65 जो है वो 2017 का है। 85, 65 और ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये रिवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेट कर दें कितना आता है। हाँ जी, इन डब्बों का टोटल बताएं मुझे कितना आता है। 9, 8, 17, 3, 12.37 और 12.13। कौन से साल का बता रहे हैं, पिछले साल का बता रहे होंगे जिस तरतीब से आपने लिखा है, और 7.17। जी जनाब, प्रॉफिट, रिवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया। हाँ जी, माइनस करके बता दें। 72.63 किस साल का, लास्ट ईयर का। 72.63 करंट ईयर का, ठीक है, और करंट ईयर का 57.83। टैक्स माइनस करना है। टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में, और वो टैक्स है कितना, 30 और 25। टैक्स रेट है 30%। आप देखें तो इस पे 30% लगाएं तो ये नहीं बनता, तो 25 और 30 टैक्स दिया हुआ है, वो वैसे ही लिख देते हैं 25 और 30, और फिर चेंज जो आएगा, चेंज इन टैक्स, वो कितना है, वो हम अपने एक्सपेंस के हिसाब से लगाएंगे। ये खर्चा चार्ज किया तो इस पे क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेविंग है, खर्चा चार्ज कर रहे हैं। जब हम खर्चा चार्ज करते हैं तो सेविंग होती है, इस पे 30% लगा दें, इसी तरह इस पे 30% लगा दें, ये चेंज आ जाएगा टैक्स में, और इस पे भी 30% लगा दें। 3.71 माइनस और 2.15, और 2015 का भी बता दें। हाँ जी, ये डब्बे जो है इनका टोटल ठीक करें
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दें। तो इसमें डायरेक्ट रेट नहीं लगेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, क्योंकि वो रेट लगा के वो अमाउंट्स बन ही नहीं रही हैं। 3.64 लास्ट ईयर का, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जाके हम ठीक करेंगे। ठीक है, ये नेट एक्सपेंस बन जाएगा हमारा, जो हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग में ठीक करना है। बता दें जी कितना बनता है। $8.49। ठीक है, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में माइनस हो जाएगा क्योंकि खर्चा बन रहा है। और 2016 और 17 का मुझे रिवाइज प्रॉफिट बता दें कितना आता है। हाँ जी, हाँ जी बता दें। 2016 और 17 का प्रॉफिट बता दें मुझे कितना आता है। टैक्स का डब्बा, उसको नेट करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फिगर निकाल दें। 27.85 और 21 पॉइंट, ये क्या लिखवाया आपने मुझे, प्रॉफिट लिखवा रहे हैं, ये क्या है 51.34। 21.29 क्या चीज़ है, ये मुझे लगता है कि 21.29 यहाँ पे शायद आ रहा होगा, और 27.85 यहाँ आ रहा होगा। अब आपने कहा 51, तो 51 जो है वो इधर आ रहा होगा 51.34, और 29 जो है वो इधर आ रहा होगा, शायद ऐसे कुछ महसूस हो रहा है जी। लें जी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया रिवाइज। सोल्यूशन देख लेते हैं। अभी दो चीजें रह गई, दो नहीं बल्कि एक चीज ही रह गई। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमें, ये आ गया। रिटेन अर्निंग अभी देख लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी देख लेते हैं। ये दो चीजें भी हमने चेक करनी है, इनको भी देखते हैं। ये प्रॉफिट्स आ गए 51.34, 29.98, बिल्कुल सही हो गया। इससे आगे चलते हैं। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स ये 30 से 15 का बैलेंस दिया हुआ है, उसमें ये 8.49 डाला, ये 8.49 वही है। ये देखें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ये 8.49, तो ये 8.49 आ गया, और उसके बाद ये प्रॉफिट आ गए दोनों। रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया 30/7 का। ये तो काम हो गया खत्म। अब आखिरी दो बातें, वो क्या है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 36.75, हाँ जी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट 36.75, उसमें जमा कर दिया इंटरेस्ट जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया। ये तो आसान ही है, 2.94, 3.18 और 3.43, ये इसमें जमा कर देंगे, हर साल का कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। ये बल्कि यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है, उसी में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 36.75, उसके बाद 2.94, 3.18 और 3.43, और ये बैलेंस जो है वो चलता जा रहा है, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल। राइट। आखिरी बात, टैक्स में चेंज आया। कितना चेंज आया टैक्स में? हाँ जी, टैक्स में चेंज आ रहा है ये
3.64 से कम हो गया, 3.71 से कम हो गया, 2.15 से कम हो गया, इसका इम्पैक्ट डेफर टैक्स पे आएगा, क्योंकि टेम्पररी डिफरेंस है ना। उसमें बताया डीकमीशनिंग अलाउ करेंगे उस वक्त जाके जब वो पे होगी, ये लिखा हुआ है सवाल में। तो ये टेम्पररी डिफरेंस है 3.64 2015 का, तो 3.64 जो है वो तीनों सालों में शो करेंगे, क्योंकि एज ऑन है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर 2016 का है 3.71, 3.71 इधर भी आएगा, फिर 2017 का है 2.15। तो इस तरह से अमाउंट, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना डेफर टैक्स का, तो जो एडजस्टमेंट हमने किसी भी साल में की वो फिर हर साल में करनी पड़ेगी करेक्शन। तो ये हमारे पास जो है ये बैलेंस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये बैलेंस आ गया और फिर ये बैलेंस आ गया, चेक कीजिए जी। बाकी फिर उसका नोट है, नोट आप बना लेंगे, वो बन जाएगा। कोई सवाल यहाँ तक? 2 वर्किंग्स मैंने यहाँ से आपको दिखा दी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की और डेफर टैक्स की, डेफर टैक्स लायबिलिटी की, क्योंकि डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन होती है। क्वेश्चन बताएं अब कौन कौन से रह गए? प्रोविजन वाली वर्किंग, रिटेन अर्निंग रिपीट कर दें। रिटेन अर्निंग तो ये अमाउंट्स मैंने कैलकुलेट कर दी यहाँ पे। एक ये है प्रॉफिट रीस्टेटेड, करंट ईयर का प्रॉफिट ये है, और लास्ट ईयर का ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करेंगे, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये चूंकि प्रायर टू लास्ट ईयर है तो ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग में माइनस हो जाएगा। ये रीस्टेटेड प्रॉफिट आ गया 51.34 और ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं 1, 5, 12, 14। 1, 5, 12, 14। तो क्वेश्चन नंबर आपने करना है 5 और 14। जो होमवर्क होगा आपका वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14। कल इंशाल्लाह हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ेंगे। इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो भी एरर की तरह ही होगा, लेकिन कल हम उसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 613 को आज दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं उस वक्त चेक कर रहा था टेस्ट। टेस्ट जो है वो हमने डिसाइड किया था, हाँ ट्यूसडे 16 जुलाई को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल कल टेस्ट होगा इंशाल्लाह आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।